नमस्कार। भरतपुर 05 के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू अनुज के साथ मैं राजीव भट्ट। आज हम चर्चा करेंगे भरतपुर में जो चुनावी रण है 2023 का। उससे पहले राजनीतिक जो पार्टियां हैं, दो मुख्य पार्टियां हैं राजस्थान की, कांग्रेस और बीजेपी, उनकी स्थिति इस समय क्या है। सीट का बंटवारा अभी नहीं हो पाया है भरतपुर में, किसी को भी अभी तक कोई टिकट नहीं मिला है। लिहाजा ऐसी स्थिति में क्या मायने लगाए जा सकते हैं, क्या जनता सोच रही है अगर टिकट किसको मिलता है। पहली बात तो ये है कि टिकट मिलता किसको है, जातिगत समीकरणों के आधार पर मिलता है, व्यक्ति को देखकर मिलता है। जो भी संभावनाएं हों, जो भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अपने मानक हैं, उनके अनुसार ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जब टिकट मिल जाएगा उसके बाद राजनीतिक स्थिति क्या रहने वाली है भरतपुर की। हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में जो कांग्रेस के संगठन महामंत्री हैं योगेश सिंघल जी, वो हमारे साथ उपस्थित हैं, जो पहले यहाँ जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला के चेयरमैन रहे थे यहाँ की कमेटी के, और जो पशुधन विकास बोर्ड है उसमें भी वो मेंबर रहे थे, सलाहकार रहे थे। काफ़ी वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठता का उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है और विभिन्न पदों पर आप रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं श्री गिरधारी गुप्ता। गिरधारी गुप्ता जी भी वरिष्ठ बीजेपी के इस समय जो मान लो आप सबसे वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से एक हैं। विभिन्न संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं। कई सरकार की जो बोर्ड थे उनमें भी कई पदों पर रहे हैं। बहुत अच्छा ट्यूनिंग जो सरकार में ट्यूनिंग जो मंत्रियों से या मुख्यमंत्री से ट्यूनिंग रहती है आपकी रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। भरतपुर की जनता आप जानती है, आप सब लोग जानते हैं। गिरधारी गुप्ता एक शख्सियत हैं, इधर योगेश सिंघल भी एक शख्सियत हैं। दोनों से आज चर्चा यही होगी कि राजनीतिक स्थिति क्या है दोनों पार्टियों की। सबसे पहला सवाल योगेश सिंघल जी से। योगेश जी, कांग्रेस पार्टी हाशिए पे चली गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आपको संगठन महामंत्री का पद मिला, संगठन महामंत्री का पद आप पर किसकी कृपा हुई जिससे मिला? धन्यवाद भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं आज भरतपुर G5 का इस डिबेट कार्यक्रम के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है और मेरी बात है, जो आपने कहा कि आप किसके रहमो करम पे आप इस पद पे आए, तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं भट्ट साहब। मैं लगभग 32 वर्ष से कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने युवक कांग्रेस में, जिला कांग्रेस सेवा दल में, जिला कांग्रेस कमेटी में लगभग 2002 से मैं सक्रिय रूप से और विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्यकर्ता आ रहा हूँ। इस दौरान मैं नगर निगम के चुनावों में पर्यवेक्षक रहा हूँ, पार्टी की तरफ से भी रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ कई ब्लॉकों का। तो मैं नहीं समझता कि मेरे ऊपर किसी की विशेष मेहरबानी रही है, इस वजह से मैं इस पद पे आया हूँ। मुझे जो लगता है मेरी निष्ठा को ध्यान में रखते हुए, मेरी सक्रियता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे दायित्व सौंपा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता था, ये क्वेश्चन इसलिए उठाया गया था कि भरतपुर में 4 विधायक थे कांग्रेस के, आप भी जानते हैं 2018 के लोकसभा चुनाव। क्या उनकी सहमति से भी यहाँ नियुक्तियाँ हुई हैं? क्योंकि देखा गया है कि जो कांग्रेसी परिवार जो काफ़ी लंबे समय से पीढ़ियाँ गुजर गई, वो कांग्रेस के मेंबर रहे, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे, अपना पूरा जीवन खपा दिया, उन लोगों को इस बार चांस नहीं मिला संगठन में। इसमें चली किसकी है आखिर? ये हाशिए पर लाने की स्थिति आई कैसी है? क्या कांग्रेस के पदाधिकारियों से महाराजा विश्वेंद्र सिंह हो गए, आपके अमर सिंह हो गए, आपके भजन लाल जाटव हो गए, या जाहिदा खान हो गई, इन लोगों से भी कुछ परमिशन ली गई थी, या मतलब इन लोगों के भी लोगों को संगठन में लिया गया था? ये केवल रालोद के जो भरतपुर के विधायक हैं
उनके ही आदमियों को अधिकतर लिया गया है? देखो जी, मेरा मानना ऐसा है जिला कांग्रेस कमेटी की जो अभी नवगठित टीम का गठन किया गया है प्रदेश कांग्रेस के द्वारा, कोई व्यक्ति विशेष का इसमें कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं रहा, जो कि कांग्रेस की हमेशा से परंपरा रही है। पुराने कार्यकर्ता हों, निष्ठावान हों, सक्रिय हों, युवा भी हों, बुजुर्ग भी हों, सभी धर्मों के हों, सभी जातियों के हों, इन सब का समावेश जिला कांग्रेस को चलाने के लिए इसमें किया जाता रहा है। साथ ही साथ जहाँ तक अपने विधायक हैं, जिले के सभी विधायक जो कि कांग्रेस से रिलेटेड हैं, इनके अलावा पीसीसी के जो हमारे पदाधिकारी होते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनके अलावा जो ऑब्जर्वर बार बार सर्वे करने आते हैं, हर जिले में जाते हैं, हर विधानसभा पे जाते हैं, हर कार्यकर्ता का फीडबैक लेते हैं, एक दूसरे से करेक्शन भी करते हैं, उन सब का समावेश करके उन सब की राय का एक निचोड़ निकाल के तब जाके सभी तरह के कार्यकर्ता एक पारदर्शिता से ऐसी नियुक्तियां हुई हैं। आपका कहने का मतलब ये पारदर्शिता से नियुक्तियां 100% पारदर्शिता से नियुक्ति हुई है। आपके संगठन में आप यहाँ बैठे हैं, संगठन महामंत्री की हैसियत से बैठे हैं। पूर्व में आपके वो भी बैठे थे, प्रवक्ता भी बैठे थे, जिला प्रवक्ता भी बैठे थे कांग्रेस के। आप यहाँ कोई भी वक्तव्य अपना देते हैं या अपना बयान देते हैं या पार्टी की तरफ से आप कोई भी डिबेट करते हैं, तो आपकी ये व्यक्तिगत डिबेट होती है या पार्टी फोरम की डिबेट होती है? नहीं, तो पार्टी फोरम की ओर से हम आते हैं। या तो हम कांग्रेस के पदाधिकारी हैं तो जिला कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं किसी भी कार्यक्रम में, व्यक्तिगत तो कैसे हो जाएगा? सर, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया था कि अभी 2-3 एपिसोड पहले कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अशोक तांगी जी यहाँ आए थे। उन्होंने डॉक्टर दिगंबर सिंह को भरतपुर का विकास पुरुष बताया था। भाजपा के हैं डॉक्टर दिगंबर सिंह, उनको विकास पुरुष बताया था और उसके बाद डॉक्टर सुभाष गर्ग को विकास पुरुष बताया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये पार्टी का वक्तव्य है या व्यक्तिगत उनका वक्तव्य है? देखो जी, इस बारे में मैंने तो सुना नहीं उन्होंने क्या कहा उस समय। आप सुन सकते हैं हमारे अभी उस पे चैनल पर। जी जी जी। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, विकास पुरुष की बात है, तो जितने भी विकास कार्य भरतपुर शहर में हुए हैं, भरतपुर विधानसभा में हुए हैं, बड़े अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं और इनका पूरा श्रेय माननीय राज्य मंत्री भरतपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब को जाता है। तो मेरी निगाह में तो बाकी सुभाष गर्ग साहब विकास पुरुष हैं। नहीं, सुभाष गर्ग साहब विकास पुरुष हैं, डॉक्टर दिगंबर सिंह जी भी विकास पुरुष हैं, ऐसा आप ही के प्रवक्ता ने कहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन दोनों के अलावा क्या महाराजा विश्वेंद्र सिंह की क्या स्थिति है? महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी तो हमारी रियासत के राजा रहे हैं, हम सब उनका सम्मान, लेकिन विकास पुरुष नहीं है। हम सब उनका सम्मान करते हैं। भरतपुर की आवाम को जोड़ने में, भरतपुर में सद्भाव कायम करने में, मैं आपको जिले की बात कर रहा हूँ, और भरतपुर के विकास कार्यों को गति देने में, सहयोग प्रदान करने में, अपना आशीर्वाद प्रदान करने में महाराज साहब का जो रोल रहा है वो अदम्य है, अविश्वसनीय है। महाराज साहब का रोल अदम्य है और अविश्वसनीय है, बिल्कुल आपने सही बात कही। लेकिन जिला प्रवक्ता अगर इस बात को कहता है कि डॉक्टर दिगंबर सिंह विकास पुरुष हैं और ये डॉक्टर सुभाष गर्ग विकास पुरुष हैं और विश्वेंद्र सिंह जी का कहीं नाम नहीं आता, आप केवल इस बात को कह रहे हैं, शायद संभालने के लिए कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, संभालना भी चाहिए। दिल की बात जवान पर आई जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ ये देखा जा रहा है कि कल एक कार्यक्रम हुआ था, उसका इम्पैक्ट भी आप देखिए। कल एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें महाराजा विश्वेंद्र सिंह का यहाँ सम्मान किया गया था, कच्चा परकोटा संघर्ष समिति के बैनर तले। वहाँ स्थानीय विधायक को कोई स्थान नहीं दिया गया, उन्हें ना निमंत्रण दिया गया, जबकि स्थानीय विधायक यहीं मौजूद थे। उनको कोई स्थान नहीं दिया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया, सारा श्रेय विश्वेंद्र सिंह को दिया गया, सारी श्रेय मतलब जो भी सम्मान दिया गया वो विश्वेंद्र सिंह को दिया गया। विश्वेंद्र सिंह ने भी अपने संबोधन में कहीं भी डॉक्टर सुभाष गर्ग का नाम नहीं लिया।
सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखी गई थी कि विश्वेंद्र सिंह और सुभाष गर्ग की, डॉक्टर सुभाष गर्ग की ट्यूनिंग जो देखी जा रही थी, लंबे समय से ट्यूनिंग देखी जा रही थी, वो ऐसी थी कि हर कार्यक्रम में विश्वेंद्र सिंह के में डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद रहते थे और डॉक्टर सुभाष गर्ग के हर कार्यक्रम में विश्वेंद्र सिंह मौजूद रहते थे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष गर्ग नहीं आए, विश्वेंद्र सिंह ने उनका नाम भी नहीं लिया। आपके प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि विकास पुरुष दिगंबर सिंह हैं और डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, कि ऐसा तो नहीं है कोई आंतरिक कोई ऐसा गठजोड़ चल रहा हो उसको लेके, राजनीति को लेके, कहीं दिगंबर सिंह जी के वहाँ मैटर पे अपने सुभाष गर्ग साहब का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। कन्फ्यूजन मेरा नहीं, जनता का दूर करिए, जनता के क्वेश्चन है। कल अष्टमी थी जी, देवी पूजन का कार्यक्रम घर घर में था और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि मेरी बात भी हुई थी डॉक्टर साहब से, सुभाष गर्ग साहब से। अष्टमी का पूजन करने के लिए वो भरतपुर से बाहर थे, कल जयपुर थे सुबह के टाइम पे, और शाम तक भरतपुर नहीं आए। चूंकि ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, डॉक्टर साहब को भी जाना था, सुभाष गर्ग साहब को, और महाराज साहब को भी आना था, तो महाराज साहब मौके पर थे, वो आ गए। और जहाँ तक उनके सम्मान की और उसकी बात है, तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि महाराज साहब सबके आदरणीय हैं, सबके सम्मानीय हैं, हर विकास कार्य में उनका योगदान रहा है। महाराज साहब का हर विकास कार्य में योगदान रहा है, सम्मानीय है, आदरणीय है। सर, आप बीजेपी की क्या भूमिका रहने वाली है इस बार, क्योंकि 2023 का ये जो चुनावी रण है उसमें बीजेपी के लोगों की तरफ से जो आम चर्चा हो रही है कि बीजेपी के लोगों ने अपना जो विपक्ष का रोल था वो पूरी तरह से, मैं पर्टिकुलर भरतपुर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पूरी तरह से नहीं निभाया। क्या होने वाला है? आप शायद टिकट भी मांग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप टिकट के भी दावेदार हैं, तमाम टिकट के दावेदार हैं, क्योंकि यहाँ तो रोटी एक बार पलटती है, एक बार एक तरफ से सिकती है, दूसरी बार दूसरी तरफ से सिकती है। यहाँ की रीत है, रवायत है राजस्थान की। इस बार रोटी दोबारा वहीं सिकने वाली है या पलटेगी? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, भट्ट जी, भाई बबलू जी का, और आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे कांग्रेस के मित्र भाई योगेश जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भरतपुर में तो कांग्रेस है ही नहीं। आज भरतपुर में कांग्रेस का विधायक कौन है? लोकदल का विधायक, लोकदल के विधायक हैं सुभाष जी। तो कांग्रेस ने तो पहले ही यहाँ सरेंडर कर रखा है। और आज की तारीख में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, अभी जो बात आप कह रहे थे कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अशोक तांबी जी, उन्होंने कहा कि भरतपुर के विकास पुरुष डॉक्टर दिगंबर सिंह थे, तो इसमें कोई शक नहीं है। भाई, दिल की बात जबान पर आई जाती है। भरतपुर का जो संपूर्ण विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और मैं आपको आज चुनौतीपूर्वक कहना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े काम जो भरतपुर में हुए, आप देखें कि भरतपुर में संभाग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, भरतपुर में नगर निगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, भरतपुर में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम नहीं है। आज आप देखें वहाँ सकीतरा पे जो कृषि कॉलेज है वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो इनके पास गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सर, लंबे समय से एक समस्या चल रही थी भरतपुर की, सुजान गंगा नहर की। आपको मालूम है उसके आसपास के लोग नारकीय जीवन जी रहे थे, मछलियां मर जाती थी, इतनी बदबू आती थी कि आदमी वहाँ ठहर नहीं पाता था। लगातार बोर्ड भरतपुर में पहले कांग्रेस में बीजेपी का बना था, लगातार बीजेपी का ही बोर्ड रहा है लंबे समय तक। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सुजान गंगा नहर जो है वो किस विभाग के, किस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है? देखिए, मन की इच्छाएं मजबूत होनी चाहिए। आपको मैं निवेदन कर दूं कि पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, आंतरिक और जो उसकी मरम्मत का काम है, वो निश्चित रूप से पुरातत्व विभाग जो भारत सरकार का है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसा नहीं है
कि कोई भी काम अगर राजस्थान सरकार अपने स्तर पर कराना चाहे तो फंड की व्यवस्था करके पुरातत्व विभाग से परमिशन लेकर के उसको बनाया जा सकता है। आज भी सुजान गंगा नहर भरतपुर की जो एक जीवनदायिनी सुजान गंगा नहर थी, आज सुसाइड पॉइंट बन गई है। वहाँ लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए जाते हैं और आप देखिए कि बहुत लंबे समय तक भरतपुर की सुजान गंगा नहर की कई दीवारें टूटी पड़ी हैं। आप चौबरजा पर जाकर देखिए, बहुत लंबे समय से टूटी पड़ी हैं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने बड़े वायदे किए। बीजेपी की तरफ से कोई पत्र एएसआई को या जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उसको लिखे गए? ऐसा लगता नहीं है। संघर्ष किया बीजेपी, मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी ने पैसा बहुत खर्च किया और वो कहाँ गया पैसा, ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा नाला बनाया गया करोड़ों रुपए खर्च करके जिसका कोई औचित्य नहीं था। वहाँ की गंदगी जो उसमें जा रही थी, उस गंदगी को भी नहीं रोका गया। लंबे समय तक बोर्ड था। उस सफाई के नाम पर, सुजान गंगा की सफाई के नाम पर जबरदस्त पैसे की बर्बादी हुई है। पैसा गया कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है जनता के दिमाग में। आज भी जनता इस बात को, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आज की तारीख में सुजान गंगा नहर में सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के टेंडर हुए, लेकिन सफाई व्यवस्था जस की तस है। आज भी वहाँ गंदा पानी है और उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आपने देखा हुआ कुछ समय पहले वहाँ मछलियाँ मरी थी। कई दिनों तक शहर बेहोश रहा, बेहोशी की जिंदगी जी शहर ने। उस नहर के किनारे, उस नहर के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन बहुत दुभर हो गया था। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, सफाई के ठेके के नाम पर इस भरतपुर में लूट हुई है। और तो और गांधी पार्क जो नहर के किनारे है, वहाँ पर भरतपुर में एक चौपाटी बनाई गई है और उस चौपाटी की जस्ट बगल में एक टंकी है पानी की। उस टंकी पर लिखा हुआ है कि ये टंकी क्षतिग्रस्त है, कृपया इससे सावधान रहें। मुझे बात आश्चर्य होता है कि जब टंकी गिरासू रखी है और उसके नीचे आप चौपाटी बना के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मुझे दुख हुआ कि इतना पैसा लगाया, अब वो टंकी अगर गिरेगी तो वो किस पर गिरेगी? देखो, मानकों के विरुद्ध में एक तो वो बनाई गई चौपाटी, पहली बात है ना। एएसआई की परमिशन नहीं थी, जैसा कि और भी लोगों ने बताया है। अगर थी तो इसको भी स्पष्ट किया जाए, नहीं थी तो बताया जाए। दूसरा, टंकी गिरासू थी, ये बोर्ड उस पर लिखा हुआ है, पीडब्ल्यूडी ने लिखा है या जो संबंधित डिपार्टमेंट है जलदाय विभाग, उसने ये ओवरहेड टैंक पे साफ लिखा हुआ है क्षतिग्रस्त है। इसके नीचे खेलने तक की मना थी और उसके नीचे 50 लाख रुपए खर्च करके एक चौपाटी बना दी गई जहाँ लोग बाग आते हैं, खाना पीना खाते हैं। आप इसको किसका दोष मानते हैं, बीजेपी का यार अपना? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मेरे साथी अभी कह रहे थे कि सुजान गंगा नहर सड़ रही थी, फलाना हो रहा था, मछलियाँ मर रही थी। क्या किया कांग्रेस ने 5 सालों में इसके लिए? तो मैं इनको पूछना चाहूँगा, साथी को अपने को, हमसे पहले, इन 5 सालों से पहले आपकी जो बीजेपी गवर्नमेंट रही थी राजस्थान में, उनकी उपलब्धि तो आपने बताई नहीं। उन्होंने क्या किया नहर को बचाने में या नहर के सौंदर्यीकरण में? केवल मीन मेख निकालने से काम नहीं होते। कांग्रेस ने अपने शासन में सुजान गंगा के लिए इतने अच्छे कार्य किए हैं। बड़ी मोटवाल का निर्माण करवाया था, इसमें मछलियां मर रही थी, ये सही है, लेकिन उनकी भी निकासी के लिए और शुद्ध पानी का और जो रिफ्रेश करने का भी एक योजना कांग्रेस सरकार ने चलाई थी। वो योजना चालू हुई थी, मुझे मालूम है योजना चालू हुई थी। कुछ दिन वो फुब्बारे भी चले थे जो उसको सफाई करते थे, कुछ दिन नावें भी चली थी, कुछ दिन लाइटें भी जली थी। अब वो सब कुछ बंद है, सारा ठप हो गया। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की स्थिति भरतपुर में हाशिए पे चली गई है, ये आप मानते हैं या नहीं मानते? पहली बात। दूसरा, डॉक्टर सुभाष गर्ग को कांग्रेस के दरवाजे से 2018 के चुनाव में एंट्री दिलानी थी। वो एंट्री कांग्रेस के दरवाजे से होनी थी। एक बड़ा हर्डल था, उसके बीच में एक बड़ा बैरियर लगाया गया। उस बैरियर की वजह से उनको बैक डोर से दूसरी पार्टी से एंट्री यहाँ करा दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस हाशिए पर आई है, उसका कहीं ये रिफ्लेक्ट जो कहते हैं ना अपन, जैसे उनको कांग्रेस से नहीं आने दिया गया, पार्टी के ही उस समय के पीसीसी चीफ थे, शायद उनका कोई ना कोई हर्डल था जिसकी वजह से वो यहाँ कांग्रेस से नहीं आ पाए और एक रालोद से गठबंधन करना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस की टीस हो और कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया गया हो? देखो राजीव जी, एक बात मैं कह दूं, कांग्रेस तो यहाँ
चुनाव देखिए सर, सर पर है, मैं आपको लेकिन बताना चाहूंगा। आप देखिए कि कांग्रेस के जहाँ तक एक बहुत डॉक्टर वरिष्ठ सुभाष नेता गर्ग की बात है, जो पार्टी को डॉक्टर सुभाष उम्मीदवार गर्ग घोषित नहीं हुआ, उससे पूर्व कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। कांग्रेसी कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई है कि और भी बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ने और का मन बना चुके हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी का एक पैमाना होता है, एक सर्वे कराते हैं कि पार्टी हित में, पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कौन सा हमारा कार्यकर्ता सही रहेगा, किस कार्यकर्ता का वजन ज्यादा है, किस कार्यकर्ता ने कितना काम किया। सर्वे में रालोद भी शामिल होती है? मैं आपको बताना चाहूंगा, 2018 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 18 की बात कर रहा हूं। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग का नाम उसमें अव्वल नंबर पे गया था। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया आपको, हमारे प्रदेश के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, एआईसीसी के पदाधिकारी हैं, एक सीडब्ल्यूसी हमारी कमेटी होती है जो विधायकों का चयन करती है, प्रत्याशियों का। उस समय डॉक्टर सुभाष गर्ग बिल्कुल फिट पाए गए थे, उसी के तहत उनका चयन इसके लिए किया गया था। सुभाष गर्ग का चयन किया गया था सीडब्ल्यूसी के द्वारा, लेकिन सीडब्ल्यूसी के द्वारा चयन किया गया था, एंट्री नहीं मिली कांग्रेस से। चयन किया जाता तो 2018 में कांग्रेस से यहाँ विधायक होते, वो कांग्रेस से टिकट मिलती। ये तो बैकडोर से आए हैं। देखिए जी, कोई बैकडोर नहीं है इसमें, वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं। जहाँ तक रालोद से गठबंधन की बात है, तो मैं समझता हूँ हमारे जो प्रदेश पदाधिकारी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारी चयन समिति बनी है, उन्हें ऐसा लगा होगा, चूंकि अपना यूपी से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र लगता है भरतपुर का, और जातिगत भी मेजोरिटी भी थोड़ा समावेश करना होता है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि इस बार की क्या स्थिति है? इस बार जातिगत समीकरण देखे जाएंगे क्या? 100% सारी चीज़ें देखी जाएंगी, सारी चीज़ों का सर्वे कराया जा रहा है बराबर। और इन सर्वे में जो हमारा कार्यकर्ता, जो हमारा पदाधिकारी फिट होगा, चाहे मंत्री सुभाष गर्ग शाह भी हों, अगर वो फिट होते तो उन्हीं को टिकट दिया जाए। मेरा मतलब पूछने का ये है कि इस बार पिछली बार तो जो भरतपुर की जाट कम्युनिटी थी वो लाभकारी नहीं थी आपके लिए, आपकी पार्टी के हिसाब से, इसलिए यूपी की एक पार्टी को आपने यहाँ तवज्जो दी और उससे अलायंस बना के यहाँ उठाया, क्योंकि जाटों के वोट चाहिए थे, ठीक है ना। अब जाटों के वोट के लिए अब क्या यूपी वाली पार्टी से ही आएंगे ना, क्योंकि जाटों के वोट तो अब भी चाहिए, या फिर जाटों को अब भरतपुर के जाट उन्होंने अपने कर लिए? ऐसा कुछ नहीं है, जाट हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, ठाकुर हो, सरदार हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जनाधार किसका है, पार्टी कार्यकर्ताओं में पकड़ किसकी है, जनता में पकड़ किसकी है, जनता किसको चाह रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, देखिए पार्टी कार्यकर्ताओं की पकड़ की बात जहाँ तक है, मैं जितना समझता हूँ, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं इतना नहीं समझता कि पार्टी कार्यकर्ताओं की पकड़ की बात जहाँ आती है तो वहाँ वो पार्टी की और पार्टी कार्यकर्ताओं के आपसी मामले होते हैं। पार्टी के हित में, पार्टी की जो भी नीतियाँ होती हैं उनको पहुंचाने में, जन तक पहुंचाने में पार्टी कार्यकर्ता का काम होता है, उनका वर्क होता है। पार्टी कार्यकर्ता जितना ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है उतना ही पार्टी उसको फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करती है। ये होता है, हर पार्टी में होता है। मैं तो ये पूछना इसीलिए पूछा गया था मेरे द्वारा कि पार्टी इस समय हाशिए पर क्यों गई, क्यों रालोद को किया गया। आपने कह दिया कि जाटों को संभालने किया गया, तो इस बार जाटों को संभालने की क्या स्थिति आएगी? इस बार तो एक पार्टी का, आपकी पार्टी का ये आदमी कूद के बसपा में चला गया और जाट कैंडिडेट वैसे है, तो इसका मतलब इस बार भी आप रालोद से ही ला रहे हो? देखिए जी, मेरा कोई विशेष जाति विशेष से मतलब नहीं है। ये तो हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रदेश और एआईसीसी के जो हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आपस में समन्वय स्थापित करके, निचले स्तर पे संवाद स्थापित करके पार्टी प्रत्याशी का चयन करते हैं। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं, हाशिए की बात है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आप पता नहीं कैसे सवाल को उठा रहे हैं मेरे से, हाशिए वाली बात कहीं नहीं है। पिछले 5 वर्ष में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब ने जितने विकास कार्य कराए, जितने, किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा, किसी जाति को अछूता नहीं छोड़ा, किसी समुदाय को अछूता नहीं छोड़ा, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकर पेशा हो, हर वर्ग को इन्होंने लाभान्वित किया है। साथ ही साथ इतनी लाभकारी योजनाएं इन्होंने चलाई हैं, या ओपीएस ले लो आप, बीजेपी ने बिल्कुल बंद कर दी थी जिसको, ओल्ड पेंशन स्कीम को। साथ ही साथ चिरंजीवी बीमा योजना, कितनी राशि बढ़ा दी आप उसको देखो।
किसानों का कर्जा माफ हो गया क्या? निःशुल्क दवाइयाँ, विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को और भत्ता देने की मांग की गई थी, क्या पूरा कर दिया? सुभाष गर्ग साहब ने, मैं समझता और हूं, तो और 40 किलोमीटर राजस्थान के भरतपुर विधानसभा 19 पेपर राजस्थान में लीक हुए, और शिक्षा के क्षेत्र भरतपुर में के कितने बेरोजगार नौजवानों की शादियां टूट गई, तरक्की की है भरतपुर। आज उनके सपने बिखर गए। इस बात का कौन जवाब देगा? आरबीएम हॉस्पिटल जो केवल साधारण हॉस्पिटल के रूप में कार्यरत था, उसको सुपर मल्टी स्पेशलिटीज का दरवाजा। नहीं, देखो इसका क्रेडिट मैं ये नहीं कहना, मैं ये मानता हूँ कि बहुत विकास कार्य हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, और जब सरकार कोई भी आती है तो विकास कार्य कराती है। ये सतत प्रक्रिया है, विकास होना एक सतत प्रक्रिया है। पूरा लवाजमा होता है सरकारी कर्मचारियों का, नौकरशाहों का, सबको तनख्वाह दी जाती है और इसी काम की दी जाती है कि विकास कार्य हों, है ना। और रही बात हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की, तो जब कोई भी मेडिकल कॉलेज बनता है तो उससे अटैच जो भी हॉस्पिटल होता है उसमें सुपर स्पेशलिटी सेवाएं होनी चाहिए। ये अनिवार्य है, ये नियम है, ये मानक है। सरकार का पैसा लगता है उसमें, वो मानक होते हैं। अगर वो मानक पूरे नहीं किए जाएंगे तो वो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो तो जरूरी था। हाँ, हो सकता है व्यक्तिगत प्रयास करके उन्होंने कुछ ऐसे कार्य कराए थे, जैसा कि आरोप लगाया गया था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए नगर निगम से और यूआईटी का पैसा वहाँ शिफ्ट किया गया। कई प्राइवेट कॉलोनियों को डेवलप करने के लिए पैसा शिफ्ट किया गया। उसके पीछे वो तमाम आरोप उन पर लगे थे और लगातार लगाए जा रहे हैं। मैं उन आरोपों पर भी नहीं जा रहा। मैं अब क्वेश्चन आपसे करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, पिछले विधानसभा चुनावों में भरतपुर जिले की 7 सीटें बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई थी। बीजेपी का पर्यायवाची संघर्ष है। बीजेपी ने संघर्ष से सत्ता पाई थी, नीचे से उठ के और फलक पे पहुंचे थे। ठीक है, आप मानते हैं इस बात को? ये तो शुरू से मलाई खा रहे थे क्योंकि ये आज़ादी के बाद से लगातार सत्ता में थे। लेकिन आप ऐसे सत्ता में कैसे, मतलब सत्ता की चाशनी में ऐसे कैसे डूब गए कि आपने पंख फड़फड़ाना ही बंद कर दिया, आप चुप पड़े रहे? देखिए भट्ट साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, अटल जी ने एक बार कहा था, जब हमारी लोकसभा में 2 सीट रह गई थी, कि सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, और इस भारत देश में हम एक दिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़े संघर्ष से इस लड़ाई को लड़ रहा है, और आज पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन जैसा नेता भूतो ना भविष्य कभी होगा ना हुआ। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया में आज इस देश का जो मान सम्मान बढ़ाया है, जो गौरव बढ़ाया है, कोई नेता आज तक बढ़ा नहीं पाया। और इससे पहले कांग्रेस का जो इतिहास रहा है कि 2G 4G, कितने घोटाले। आज जो ये बात करते हैं ना, आरोप लगाते हैं ना कि मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे। अरे भाई कांग्रेस के भाइयों, 70 साल में जो तुमने लूटा है, अगर वो देश में वापस आ जाए इनके नेताओं की जेब में से निकल करके, तो 33 लाख रुपए जनता की जेब में आ जाएंगे। निश्चित रूप से 33 लाख रुपए जनता की जेब में आ जाएंगे, कहना है इनका। मेरी बात सुनिए आप, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन साथी हमारे जुड़े हुए हैं, आप अगर इनके सिंघल साहब की बात से अगर संतुष्ट हैं तो इनका सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस का सपोर्ट कीजिए। और अगर आप गिरधारी गुप्ता जी की बातों से संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से इनका सपोर्ट कीजिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पिछली बार 7 सीटों में से पूरी सीटें साफ हो गई, बिल्कुल सूपड़ा साफ हो गया। अगर हम बात करें संभाग की, तो संभाग में से केवल 1 सीट आई थी, वो भी राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की वजह से आपने निकाल दी, तो पूरा संभाग सूपड़ा साफ था। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी चलाते हैं और बीजेपी की स्वच्छता कांग्रेस कर जाती है, ये क्या है? देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पिछली बार के जो परिणाम थे, राजस्थान में मात्र 0.5% हमको वोट कम मिला,
और उसका एक कारण था कि कुछ उम्मीदवार जो लगातार चुनाव जीत रहे थे उनके खिलाफ थोड़ी नाराजगी थी जनता में। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की उस समय की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने भरतपुर के विकास के लिए बहुत सारी सौगात, बहुत सारी योजनाएं दी, लेकिन जनता में जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ थोड़ी नाराजगी के कारण से जो अपेक्षित परिणाम हमको चाहिए थे वो नहीं मिल पाए और बहुत कम मार्जिन से हमारे उम्मीदवार चुनाव हारे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का 45 वर्षों से कार्यकर्ता हूं, मैं लगातार देख रहा हूं कि हमारा कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है, जनता के दुख दर्द में शामिल होता है और विकास के मुद्दों पर संघर्ष करता है। और ये संघर्ष की कहानी आपको पता है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भरतपुर में बहुत छोटी थी। हम तो 93 में हमारा उद्भव हुआ इस भरतपुर जिले में। 93 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा भरतपुर में शुरू हुई है और लगातार 6-6 और 7-7 सीटें हमने प्राप्त की हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी की मदद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है और आने वाली 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। मैं तो आपसे केवल ये पूछना चाह रहा था कि संयोग नहीं हो सकता कि एक जिले में से पूरी सीटें साफ हो जाएं, एक संभाग में केवल एक सीट आए और वो भी आपको गंवानी पड़े, वो भी आपका नहीं रह पाए। हमने इस सब की चर्चा पार्टी स्तर पर हुई है कि हम क्यों हारे, लेकिन मैं आपको आज इस मौके पर इस चैनल के माध्यम से ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस जिले की 7 की 7 विधानसभा सीटें जीतकर राजस्थान में अपना रिकॉर्ड कायम करेगी। भरतपुर 05 का तो यही दोनों को शुभकामनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी आए, कांग्रेस भी आए, दोनों मिलकर सरकार बनाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आपकी अब बात आ रही है कि लगातार यहाँ पिछली बार, इस बार बोर्ड बनाए कांग्रेस का नगर निगम में, उससे पहले लगातार बीजेपी का बोर्ड बनता रहा है। ठीक है सर, बीजेपी का बोर्ड जब भी बना है वहाँ सारे देखो जमीनों के मुद्दे आए, उनके जब ऐसे आए जो पोखर थी इनको ऐसे कि अपने आदमियों को सैंक्शन कर दिया, दबाने के मुद्दे आए, आरोप लगे, तमाम आरोप लगे, लेकिन वो मेयर तक लगे, मेयर तक। आपके यहाँ कांग्रेस के बोर्ड में, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको जरा समझ के आप उस जवाब देना। कांग्रेस का बोर्ड एक पहला बोर्ड ऐसा भरतपुर में बना है डॉक्टर सुभाष गर्ग के विधायक काल में, जिसमें कांग्रेस के मेयर पर कोई आरोप नहीं लगा, जो भी आरोप लगे वो सब विधायक पर लगे। मतलब आपका क्या मतलब है इसमें? ये बदनामी जो कांग्रेस की हुई है उसके पीछे राज क्या है? मैं बार बार आपसे ये पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है जो हर्डल चुनाव टिकट देने में आई थी डॉक्टर सुभाष गर्ग को कांग्रेस की तरफ से और उनको रालोद से टिकट लेना पड़ा, कहीं उसी का परिणाम तो नहीं है कि आज सारी चीजें जो हो रही हैं वो कांग्रेस को हाशिए पे लाने के लिए हो रही हैं? बट साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, चूंकि मेरे साथी सदस्य इस बात का जवाब नहीं दे पाए। आपने पूछा था कि 7 सीटें पिछली बार कैसे चली गई। खैर, अब आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा कि कांग्रेस का बोर्ड जब बना है तभी से भारतीय जनता पार्टी की खींच चालू हो गई आपस में, क्योंकि इनका बोर्ड रहा था अब तक। कितने विकास कार्य इन्होंने कराए सब जानते हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने। और जहाँ तक है, सिवाय राम रहीम के, सिवाय मंदिर मस्जिद के उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब हमारा जब बोर्ड बना है भरतपुर में नगर निगम का, मेयर साहब और स्थानीय विधायक के समन्वय से इतने अच्छे कार्य हुए नगर निगम सीमा में। आप सड़कों की स्थिति देखो, नालियों की स्थिति देखो, बिजली की स्थिति देखो और तमाम जो भी सुविधाएं नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं आम जनता को, उनमें कहीं कोई कमी नहीं आई, नंबर 1। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हो विरोध का, कहीं किसी का कोई विरोध नहीं है। ये तो बीजेपी के जो जिला स्तरीय जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सिर्फ जो बीजेपी के पार्षद हैं उनको उकसा के इस तरीके का एक शगुफा पैदा करते हैं। और ये शगुफा पैदा करना भारतीय जनता पार्टी की रीति हमेशा से रही है
और कहीं कोई नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, ना मेयर साहब का विरोध है, ना मंत्री साहब का विरोध है, ना ही किसी तरह का कोई आरोप है। मैं मेयर साहब के विरोध की बात नहीं कर रहा, मैं यूँ कर रहा हूँ मेयर साहब का तो विरोध है ही नहीं, यही तो बात की जा रही है। आरोप ये लगते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में बोर्ड में कोई भी आरोप लगते थे, किसी भी गड़बड़ी के आरोप लगते थे तो वो आरोप लगते थे मेयर पर आप या चेयरमैन पर। ठीक है, आपके कार्यकाल में, डॉक्टर सुभाष गर्ग के कार्यकाल में, ये मेयर अपने अभिजीत कुमार के कार्यकाल में, अभिजीत कुमार पर कोई आरोप नहीं है। अभिजीत कुमार पे किसी ने आरोप लगाया ही नहीं। अभिजीत कुमार के अलावा डॉक्टर सुभाष गर्ग पर आए, उनका इंटरफीरेंस इतना रहा है बोर्ड में कि इतने आरोप लगाए गए हैं। अब वो चाहे बीजेपी पार्टी लगा रही हो, जनता लगा रही हो, परेशान हो रहे हो, आरोप देखो इन्होंने भी लगाए हैं। कल जो ये कच्चा डंडा परकोटा समिति थी, इनने भी आरोप लगाए थे सुभाष गर्ग पर लगातार, जो सुभाष गर्ग के खिलाफ ही वो कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो आरोप उनके ऊपर क्यों लग रहे हैं? यहाँ तक कहना है उन लोगों का कि दलाल पैदा कर दिए, वहाँ इतने दलाल पैदा हुए, फर्जी पट्टे बने, वो सब फर्जी पट्टे वालों ने कहा है, सबने सबके सामने ये बोला है कि हमसे पैसे लिए गए और पैसे लेके हमने पट्टे बनवाए। हालांकि ये भी गलत था कि उन्होंने पैसे देके पट्टे बनवाए, जबकि राज्य सरकार का एक बहुत अच्छी प्लानिंग थी, ये राज्य सरकार का प्रशासन सहयोग संघ अभियान था, उसके तहत बनवाए जा रहे थे, मिनिमम कॉस्ट पर बनवाए जा रहे थे। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जो कि धरातल पर करना चाहिए था, उसको नगर निगम में बिल्कुल डंप कर दिया गया, अपने आदमी ऐसे बैठा दिए गए। ये आरोप लग रहे हैं, मैं इन पे आप सारे आरोप झूठे बेबुनियाद हैं। आप बार बार डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब के बारे में कह रहे हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा, इन जैसा मंत्री, इन जैसा विधायक भरतपुर विधानसभा के लिए ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। इन्होंने अपने विवेक से, अपने चातुर्य से, अपने राजस्थान सरकार में प्रभाव से भरतपुर नगर निगम को जितनी सारी योजनाएं दिलवाई हैं, आज तक कोई विधायक नगर निगम को नहीं दिलवा पाया। अभूतपूर्व कार्य आपने नगर निगम के माध्यम से भरतपुर विधानसभा में कराए हैं, इसके लिए हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब धन्यवाद के पात्र हैं। आरोप मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये बीजेपी का एक फंडा है, सिर्फ आरोपों की राजनीति करते हैं। उनके पास विकास की तो कोई बात है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं, सिवाय आरोपों के और कुछ नहीं। देखिए, मैं विकास का कोई मुद्दा नहीं है आपके। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं कह रहा हूं, पूरे राजस्थान का एक एक कार्यकर्ता, राजस्थान का एक एक व्यक्ति कह रहा है कि राजस्थान में रीट की चीट हुई, उस पर किसका नाम आया, किस पर आरोप लगा, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। आज ईमानदारी की बात करें तो नगर निगम में पट्टों में घोटाला हुआ, उसके अलावा आज नगर निगम को तो गिरवी रख दिया है। नगर निगम के पास कोई बजट ही नहीं है, थोड़ा बहुत ये जो पैसा पट्टों से मिला है उससे काम चल रहा है, या केंद्र सरकार के 15वें वेतन आयोग से जो पैसा आ रहा है उससे कर्मचारियों को तनख्वाह और कुछ विकास के काम हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आज की तारीख में मैं तो आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि भरतपुर में जो विकास की कहानी लिखी गई, ये तो एक निरंतर चलने वाला काम है कि सड़कें भी बनती हैं, नाली भी बनती हैं, नाले भी बनते हैं। इस काम को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वो भी करेगी, और माननीय कांग्रेस के भी अगर सरकार आएगी, मंत्री आएंगे तो वो भी करेंगे। लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसे हुआ है, उसमें दलाल कैसे पनपे हैं, सड़कों में गड्ढे कैसे हैं, इस बात का जवाब कौन देगा? सर, मैं आपसे यही बात पूछना चाहता था, मैं चाहता था कि आप इस मुद्दे पे आएँ। नगर निगम का जब चुनाव हुआ था और रिजल्ट आए थे, तो आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के उसमें जीतकर कम मेंबर आए थे, बीजेपी के ज़्यादा मेंबर आए थे। ठीक है, कांग्रेस ने बोर्ड बनाया और आरोप लगे थे कि बीजेपी के भी कैंडिडेट बोर्ड बनाने में सहयोगी बने हैं। पूरे कार्यकाल में बीजेपी की तरफ से अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से, एक पुख्ता तरीके से विरोध किया जाता, ये मामला बनता ही नहीं, ना तो फर्जी पट्टे का मामला बनता, ना दलाल वहां पैदा होते, अगर बीजेपी वास्तव में धरातल पर विरोध करती। ये आप ही की कमी है। देखिए, हमने समय समय पर धरना प्रदर्शन किया, और निश्चित रूप से ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ज़्यादा पार्षदों के होते हुए नगर निगम पर अपना मेयर नहीं बना पाए। उसका कारण था सत्ता ने हमारे पैर बांध दिए, सत्ता ने
अपना पूरे उसका प्रशासन का पूरा सहारा लेकर के और अपना चेयरमैन बनाया, अपना मेयर बनाया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में नगर निगम का जितना बुरा हाल है, आप देखिए सफाई में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो 9 करोड़ रुपए में सफाई होती थी, आज वो 20 और 22 करोड़ रुपए में हो रही है। और आप सफाई का हालात अगर हाल देखेंगे तो जगह जगह आज भी गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। कौन देगा जवाब? इसमें भी बहुत पैसा किन किन को मिला है, ये बात भरतपुर की जनता बीजेपी के पार्षद भी गए थे उस टूर में, जिस टूर में देखने के लिए ये वहाँ चंडीगढ़ गए थे, उसमें 2-3 दिन होटल में बीजेपी के पार्षद। निश्चित रूप से पार्षदों को टूर इसलिए कराया गया कि वहां जाकर के वहां की सफाई व्यवस्था को देखें कि वहां किस तरह की सफाई व्यवस्था है और उसका क्या फायदा भरतपुर को मिल सकता है। लेकिन उसके पीछे खेल दूसरा था कि इस ठेके को 9 करोड़ से और 20-22 करोड़ पर ले जाकर के इसमें हम कैसे अपना फायदा ले सकते हैं, कैसे इसमें पैसा बनाया जा सकता है। इन सब बातों के लिए सब टूर कराए। शॉर्ट में विधायक के 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या क्या कमियां देखी, क्या क्या मामले देखे, उनको एक पॉइंट पे जरा समझाएं। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। आज की तारीख में राजस्थान में और भरतपुर की जनता इस बात का जवाब अब आने वाली 25 तारीख को देने वाली है। आप देखते जाइए भरतपुर में क्या, राजस्थान में कांग्रेस के गिने चुने 1-2 जीपों में भरने लायक विधायक जीत पाएंगे। आप निश्चित रूप से, मैं आपको लिख के जा रहा हूं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चलने वाली है। इनके कामों पर अगर मैं चर्चा करने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि भरतपुर की जनता निराश है, हताश है और भरतपुर की जनता ने मन बना लिया। राजस्थान में अभी कोई चेहरा सामने नहीं आया, केवल मोदी फैक्टर पर चुनाव हो रहा है बीजेपी की तरफ से। मोदी एक चेहरा है, कमल का फूल एक चेहरा है, और उसके अलावा अभी भी कोई भी सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर्ड नहीं है। देखिए, ठीक है, आंधी चलेगी बीजेपी की, मोदी की तरफ से चलेगी। मोदी की आंधी पहले पिछले चुनावों में थी, निश्चित रूप से 25 की 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान से गई थी। तो मोदी की आंधी तो पिछले लोकसभा चुनाव में थी, विधानसभा चुनाव में थी। इस बार के चुनावों में भी लोग यहाँ आंधी मोदी की चलनी है, क्योंकि अभी कोई चेहरा निश्चित नहीं किया गया है। अब आप इस बात को इतने विश्वास से, दृढ़ विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि जब तक सीएम का चेहरा नहीं हो, 5 साल तक आपकी पूर्व मुख्यमंत्री कहीं दिखाई नहीं देती हैं। संघर्ष नाम की कोई चीज मुख्यमंत्री की तरफ से होता नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। 5 साल वो कहाँ रहती हैं, किस महल में रहती हैं, किस देश में रहती हैं, ये आरोप आपकी तरफ से लगाए जाते हैं राहुल गांधी पर भी। लेकिन आपकी जो मुख्यमंत्री हैं वो कहाँ रहती हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह बनता है। अब एंड टाइम पे जब चुनाव आते हैं तब वो सक्रिय हो जाती हैं पूरी तरह से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब किस आधार पे कह रहे हैं कि आंधी चलेगी? मोदी के ऊपर आंधी चलनी है? अगर मोदी के ऊपर आंधी चलने की बात होती तो पिछली बार आपका सुपड़ा साफ नहीं होता, तो आंधी किसके ऊपर चलेगी? देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता। और जहां तक रही बात वसुंधरा जी की, तो वसुंधरा जी हमारी राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। राजस्थान की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और आज की तारीख में समय समय पर उन्होंने भी आंदोलन किए, लेकिन हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में हर ज्वलंत मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आंदोलन खड़े किए और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उसका आईना दिखाया है। आज पूरे राजस्थान में जितना भ्रष्टाचार हुआ, इस गहलोत सरकार ने सरकार को बचाने के लिए जिस प्रकार से राजस्थान के विधायकों को उप मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान की जनता को लूटा है, पूरे राजस्थान की जनता इस बात का जवाब इस चुनाव में देगी। सर, आपने अपनी अब तक के लंबा आपका राजनीतिक जीवन रहा है, आपने बड़े सहजता से सारे आरोपों को सब साइड कर दिया। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, उन क्वेश्चनों को आपने दरकिनार करके अपनी बात कह दी। मैं मानता हूँ कि आपकी महारत हासिल है, आप दोनों को ही महारत हासिल है इसमें, क्योंकि आप लंबे कार्यकाल तक आप यहाँ कार्य करता रहे हैं। आप दोनों माहिर हैं कि क्वेश्चनों का जवाब आपको देना नहीं, इधर उधर से गली में से निकल जाना। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पशुधन विकास बोर्ड, जब मैं अपने स्वर्गीय श्री विजेंद्र सिंह जी सूपा जब चेयरमैन थे, उस समय आप यहाँ जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला के बोलते हैं, यहाँ बाउंड्री वॉल हुई थी।
अब उसको खुर्द-बुर्द करने के प्रयास किए गए हैं। अब फिर मैं वही कहूँगा कि डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा किए गए हैं। अब इस पे भी आपको आपत्ति होगी, आप जवाब दीजिए इसका। कैसे माने डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा किए गए हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वही स्थिति है, स्वर्गीय श्री बृजेंद्र सिंह सूपा साहब जब राजस्थान पशुपालन बोर्ड के अध्यक्ष थे, मैं यहाँ लोकल मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन था। 1,49,00,000 रुपए बाउंड्री वाल बनवाई थी आपने। 1,49,00,000 रुपए भरतपुर जसवंत प्रदर्शनी के विकास और निर्माण कार्य के लिए उन्होंने स्वीकृत किए थे, जिसमें से हमने लगभग 85 लाख रुपए का तो काम हम करवा भी चुके थे। और मैं समझता हूँ लगभग 1 साल 2 महीने का उनका पूरा कार्यकाल रहा। उसके बाद आचार संहिता लग गई। तो उस कार्यकाल में जितने हमने विकास कार्य कराए हैं उनमें कहाँ कमी आपने देखी बताओ। और जहाँ तक आज की बात है तो डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब ने इसमें क्या कर दिया और 4 चांद लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इसको। कहाँ किस चीज में बढ़ाने की देखो आरोप विरोध हो रहा है, सारे व्यापारी विरोध कर रहे हैं, सारे भरतपुर के लोग विरोध कर रहे हैं कि उसमें आपने हॉस्पिटल के लिए वो दे दी जगह, हॉस्पिटल के लिए वो कॉलेज के लिए आपने वेटनरी कॉलेज के लिए वो जगह अलॉट कर दी। वेटनरी कॉलेज को तो कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता था। यूनिवर्सिटी को जब वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है तो वेटनरी कॉलेज को और भी जगह शिफ्ट किया जा सकता था। ये जो अपनी रियासतकालीन जो अपनी परंपरा चल रही है, यहाँ देखो सोमवार को हाट लगती है, कितना ज़्यादा बिजनेस छोटे लोग करते हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी पलती है, रोजी रोटी चलती है। यहाँ कितने लोग हर सोमवार को यहाँ हाट लगाने आते हैं, वो भी यहाँ ट्रांजैक्शन होता है मनी का, है ना। उसके अलावा यहाँ रियासतकालीन जो नुमाइश लगती है, वो नुमाइश का आगे क्या वो है, अभी टेम्परेरी रूप से अभी परमिशन दे दी गई है, अगली बार से नुमाइश का स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। आप जगह कहाँ दोगे, इसमें तो कॉलेज बन जाएगा। देखिए भट्ट साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, जसवंत प्रदर्शनी वाली जगह अगर वेटनरी को फाइनली दे चुके होते तो आपको 100% कह सकता हूँ आज जो जसवंत प्रदर्शनी लगी हुई है, 19 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ है, वो लगती ही नहीं। ये मैं मानता हूँ अंडर प्रोसीडिंग है सारा प्रोसेस। ये अभी कोई ऐसा फाइनलाइज नहीं हुआ कि वेटनरी कॉलेज के लिए अलॉट कर दी है। अलॉट कर चुके होते तो जसवंत प्रदर्शनी नहीं ये तो भवन बन रहा है, अभी प्रोसीडिंग है, काम चल रहा है, उसका निर्माण जहाँ तक हमारे राज्य मंत्री साहब भी उस पर निर्माण हो रहा है, जो एमएलए हैं, आप जिले के एमएलए हैं, कैसे जुड़ला सकते हो, उस पर काम चल रहा है और जनप्रतिनिधि हैं, सबसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं भाई। इस पर आप ये कह सकते हो कि ये निर्णय गलत होगा, चाहे व्यापारियों की सलाह से हो, चाहे अगर विकास का काम करना है तो करिए, लेकिन महाराज साहब का हमारी प्राचीन धरोहर जसवंत प्रदर्शनी को व्यवस्था की आप नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है बगल में बैठ के कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था, विरोध विरोध विरोध, काम करने वाले का इन्होंने हमेशा विरोध किया है, उसी रूप में अब कर रहे हैं। हम इस काम का कोई विरोध नहीं कर रहे। इस जगह को अगर अन्यत्र कहीं स्थापित करते तो ज्यादा ठीक रहता। भरतपुर की जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है ये। 2500 की 2500 सीट इनकी बीजेपी की गई थी राजस्थान में लोकसभा के चुनावों में। अब ये राष्ट्रीय परियोजना जो है ERCP, पूर्वी नहर कैनाल परियोजना, जिससे राजस्थान की बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ी जनता लाभान्वित होती है। और संयोग से जल संसाधन मंत्री भी गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से आते हैं, जो कि केंद्र में मंत्री हैं। उनका कोई प्रयास इस दिशा में नहीं हुआ। राजस्थान की जनता का क्या हाल होगा, कैसे ये इस दशा से उभरे। ये जनता को, अरे ये जनता को बरगलाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ERCP का ये जो प्रोजेक्ट है, ये हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने बनाया और मध्य प्रदेश सरकार ने उसके लिए परमिशन भी दे दी। और तो और राजस्थान के प्रतिनिधि जब दिल्ली में मीटिंग होती है तो वो उस मीटिंग में नहीं जाते। मैं आज आपको इस एक भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते आपसे आज कह के जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राजस्थान में बनेगी तो ERCP को डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी और दिल्ली में भी इस काम को हम पूरा करेंगे। ये सिर्फ जनता को बरगलाने का और बहकाने का काम करना। दोनों पार्टियों का सत्ता का खेल के चक्कर में ये सब अड़ंगा लग रहा है। जनता आज सब देख रही है इसको, आप देखते रहना। कितने किसानों का भला होना है, कितना रोजगार इससे पैदा होगा, कितने लोगों के पेट में भोजन पहुंचेगा, ERCP से कितना एरिया संचित होगा, आप समझ सकते हैं।
लेकिन राजनीतिक केवल अपनी ये योजना हमारी तो है, हमने ही बनाया। दावेदारी होनी चाहिए इसके लिए। इसकी डीपीआर दोनों हमने ही बनाई। पार्टियां लगातार इस प्रयास को कर रही हैं। प्रयास में कमी इन्होंने भी नहीं किया है, इन्होंने भी केवल खोखले दावे किए हैं। कांग्रेस की तरफ से दावे इनकी तरफ से भी हुए हैं। पैसा इन्होंने भी दिया है, पैसा इन्होंने भी दिया है, पैसा दोनों तरफ से आया है। ऐसा नहीं है पैसा ईआरसीबी के लिए दोनों तरफ से नहीं आया हो। चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, नाम चेंज कर दिया गया, कहीं कहीं और पैसा लगा दिया गया, कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया गया, वो एक अलग बात है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं माननीय सदस्यों को ये अपने कहना चाहूँगा कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये योजना हमारी योजना थी, भारतीय जनता पार्टी की योजना थी। चलो मान लेते हैं, तो क्या राजस्थान की पब्लिक से सिर्फ वोट लेने के लिए आपने योजना बनाई? धरातल पे कार्य क्यों नहीं किया? और बड़ा अच्छा संयोग था आपके लिए, 25 की 25 सांसद आपके, मंत्री आपका इस विभाग का, फिर भी आप अगर सरकार बन गई होती तो इस काम को अब तक हमने शुरू कर दिया होता और ये काफी काम इसका हो गया होता। सरकार की मेरे मित्र, मैं आपको कहना चाहता हूँ इस काम को सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 1 इंच नहीं चली है। और सिर्फ भाषण आपका है, गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री आपका है, सिर्फ भाषण दिए गए कांग्रेस के नेताओं द्वारा होते, और साथ ही उनके 25 सांसद होते हैं उनको साथ देने के लिए। किसी सांसद ने आवाज नहीं उठाई, कांग्रेस की सरकार नहीं सिर्फ उठाई, झूठ बोलने का, बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की। सिर्फ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत साहब, पीसीसी के चीफ डोटासरा साहब और सभी कार्यकर्ताओं ने इस योजना को लागू करने के लिए प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पे आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आगामी विधानसभा चुनावों में जनता कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाएगी, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। देखो कुछ लोगों का हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन मेन ये आ रहा है कि चौपाटी का निर्माण कैसे हुआ, बिना परमिशन के चौपाटी का निर्माण कैसे हुआ? एएसआई की परमिशन नहीं हुई, 50 मीटर के अंदर में ही आपने निर्माण कर दिया, स्वीकृति नहीं थी। ऐसा कंफर्मेशन हो नहीं सकता इस तरीके का कि बिना स्वीकृति के ऐसा हुआ है। और नगर निगम, क्षेत्रीय विधायक और हमारे कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है, सबकी इच्छा से और विधानसभा के लोगों की सबकी सहमति से इस चौपाटी का निर्माण करवाया गया। अगर हुआ है वो परमिशन से हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन परमिशन के बाद भी नगर निगम को ये देखना चाहिए था, या जो भी यहाँ मॉनिटरिंग करने के लिए ये लगातार बताया जा रहा है कि 4 दिन जयपुर में रहते थे और 3 दिन विधायक महोदय यहाँ रहते थे, क्योंकि फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे थे, भरतपुर के विकास की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की। आरोप इसलिए उन पर लगते हैं कि वो मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे। अब अगर ऐसे में हम मान भी लिया कि परमिशन से बना है, ऐसा ही परमिशन मिल गई, लेकिन टंकी जो क्षतिग्रस्त है, जिस टंकी के नीचे आपने वो 50 लाख रुपए डाल के बनाई है, वहां अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं समझता हूँ ये जिले के जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, उन सब की कंटेंट्स इसमें रहेगी। कुछ टाइम अवधि का इसमें प्रावधान होगा, हो सकता है समय ज़्यादा हो, मुझे ज़्यादा टेक्निकली इसमें तो नहीं पता, लेकिन बिना नियम के, बिना कानून के और इस तरीके का काम नहीं हुआ। सब कानून के दायरे में ही हुआ है। नहीं, कानून के दायरे में हुआ है तो फिर इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? टंकी पर लिखा हुआ है, अरे मंत्री जी ने भी विजिट की होगी उसकी, लोगों ने, अधिकारियों ने भी उस टंकी पर लिखा हुआ पढ़ा होगा, फिर इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? मेरी समझ से परे है। मिस्टेक नहीं हुई माननीय, ये कहीं ना कहीं कोई आप लोगों की समझने की भूल है। 100% उसमें टाइम बाउंड होगा, टंकी का टाइम बच रहा होगा ज्यादा। देखो आप और इसका विस्तार मंत्री जी को बचाने का प्रयास कर रहे हो आदरणीय योगेश जी, इसी वजह इसका प्रोसेस स्लो रखा, लेकिन आगे जब जैसा सरकार बन जाएगी हमारी, तब सभी की राय से इसको और इस दिशा में और काम किए जाएंगे। चलो इस मैटर को भी छोड़ो आप, अगर उन्होंने ऐसा किया है, मंत्री जी ने उनको सही ढंग से किसी ने फीड नहीं किया, मंत्री जी को टेक्निकल जानकारी मंत्री जी को भी नहीं है, क्योंकि शिक्षक रहे हैं, शिक्षक से राजनेता बने हैं, तो उन्हें भी टेक्निकल जानकारी नहीं है। जो भी इनके सबॉर्डिनेट रहे या टेक्निकल एजेंसियां जो भी रही हैं, उन एजेंसियों ने जो बताया होगा उसी के आधार पर बन गया होगा। चलो ये भी मान लेते हैं सर, किले को किला विकास प्राधिकरण बनाने की बात थी, सुजानगंगा को द्रव्यवती की तर्ज पर एक खूबसूरत चारों तरफ से बनाने की बात थी, चौपाटी बढ़िया बनाने की बात थी, इसमें कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा चारों तरफ किनारे बोट चलना, ये लाइटिंग होना प्रॉपर,
एक ऐसा माहौल बना देना जैसा कि जयपुर में द्रव्यवती के लिए फंडिंग की गई थी। ये सारा मामला यहाँ सुभाष गर्ग ने जो अपना व्यक्तिगत जो वो मैनिफेस्टो जो यहाँ बनाया था पिछली बार, उसमें कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं था। मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ। अरे और भी वायदे किए थे, नए उद्योग लगाने के वायदे किए थे, शिक्षा का हब बनाने का वायदा किया था। नहर के जीर्णोद्धार और विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए बाकी एक योजना हमारी सरकार ने भरतपुर के लिए बनाई थी, जिसमें नगर निगम मेयर, माननीय मंत्री जी, लोकसभा स्थानीय विधायक, इन दोनों के प्रयासों से जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए बेहद अभूतपूर्व प्रयास किए जा चुके हैं। इसके लिए अब से पहले इस सुजान गंगा नहर की तरफ बीजेपी के शासन में नगर निगम ने देखा भी नहीं था, और हमारे कांग्रेस पार्टी के शासन में हमारी नगर निगम ने, विधायक ने पूरा ध्यान इस ओर दिया। उसी के तहत मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक बाहर से गंदगी साफ करने की बड़ी मशीन मंगवाई गई थी। इसकी पानी रिफ्रेशर के लिए अलग से प्लांट लगाया गया था, फुहारे भी इसमें लगाए गए थे, और साथ ही साथ दीवार का निर्माण भी कराया गया था, और गंदा पानी ना गिरे इसमें, उसके प्रयास भी किए गए थे। क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। विकास बहुत हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। 4 दिन फुहारे भी चले, 4 दिन लाइट भी जली, सब काम हुए, सब सारी चीज़ हुए, सब वो, उसमें कोई बात नहीं है। देखो, विकास का मैं नमूना आपको दिखाता हूँ। राजस्थान का एकमात्र संभाग मुख्यालय है भरतपुर, जिसमें किसी भी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट नहीं है। एकमात्र संभाग मुख्यालय, जिसकी स्थिति किसी कस्बे से भी बदतर है। एक भी ऐसा चौराहा नहीं है जिस पे ट्रैफिक लाइट हो कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के पॉकेट्स बनाए हुए हैं, वो दिन भर बेचारे माथापच्ची करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता और लगातार वहाँ जाम की स्थिति रहती है। पूरे मार्केट में जाम की स्थिति है। जो जनाना हॉस्पिटल है, उसकी प्रसूताएं जो आती हैं, उनके प्रसव तब हो जाते हैं जाम में फंसने की वजह से। रिक्शों में प्रसव हुए हैं, तमाम ऐसी बातें आई हैं। दूसरी बात, इसको ये बनाया गया था कि एक शॉर्ट रास्ता बनाया जाएगा जो आरबीएम से और इस तक एक कनेक्टेड रास्ता अलग से एक वो बनाया जाएगा। ये वायदा किया था, वो वायदा किया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप ये बताइए, ये भी वादा किया गया था कि भरतपुर में ऐसे उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे जो इको फ्रेंडली हों। रोजगार की समस्या बहुत बड़ी थी। देखो, पहले की बात अलग थी, इस बार वो आया था कोरोना के बाद बहुत बेरोजगारी हुई थी। जब बेरोजगारी हुई थी कोरोना के बाद, तो आप समझिए उसके बाद कितने लोग बेरोजगार हो गए। क्राइम बढ़ गया, केवल इसी वजह से क्राइम बढ़ गया कि उनको रोजगार नहीं था। जो युवा काम में अपनी ऊर्जा लगाता, वो गलत कामों में ऊर्जा न लगाने। कोई भी ऐसी एक इंडस्ट्रीज बताइए जो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज भरतपुर में लगी हो, रोजगार मिला हो लोगों को। देखिए भट्ट साहब, कोई रोजगार नहीं मैं मिला आपको है। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। एक लाइन में इसको मैं आपको पूरा करना चाहूँगा कि केवल प्रशासन की समझ से, केवल जनप्रतिनिधियों की समझ से ये काम में सफलता नहीं मिल सकती, जब तक कि आम जन का इसमें सहयोग प्राप्त नहीं हो। इसमें आम जनता को भी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, तभी जाके इसमें तो सफलता हासिल कर पाएंगे। और जहाँ तक प्रयासों की बात है, मतलब ट्रैफिक लाइट लगाने में आम जनता लाइट लगाएगी। आप जाम की समस्या के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था आपको, ट्रैफिक जब प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा तो और जहाँ तक है भरतपुर के विकास और रोजगार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना संभव हुआ, सुभाष जी ने, एमएलए साहब ने एजुकेशन हब बनवाने का पूरा प्रयास किया है। नहीं, कोई मेडिकल हब बनवाने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। चूंकि इन 5 सालों के दरमियान 2 बार कोरोना का कहर, ये प्राकृतिक कहर ही कहेंगे इसको, जो बरपा है, उसकी वजह से थोड़ा सा समय भी उतना नहीं मिल पाया बीच के समय में। और कोरोना की जहाँ तक बात चल रही है, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार का तो एक मॉडल विदेशों में भी प्रचारित, राजस्थान सरकार का मॉडल कोरोना के मामले में विदेशों में भी चर्चित हुआ था। मोदी ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी प्रशंसा की थी, एक यहाँ की मॉडल की, राजस्थान के मॉडल की। इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो उचित देखा उस पर उचित निर्णय भी लिए और उस समय की ये मांग थी,
उस समय यही करना था कि हर राज्य सरकार को और हर सरकार को, केंद्र सरकार ने जब अभूतपूर्व काम किए तो राज्य सरकार को भी अभूतपूर्व काम करके दिखाने चाहिए थे। वो दिखाए, वो एक अलग बड़ा एक ऐसी समस्या थी, ग्लोबल समस्या थी, वो केवल इंडिया के लिए समस्या नहीं थी। मैं सीधी सी बात ये पूछना चाह रहा था, यहाँ रोजगार के लिए कोई भी साधन उपलब्ध कराए गए या नहीं कराए गए? आप बात कर रहे हैं हॉस्पिटल बनाए गए, पढ़ाई में, अरे भाई पहली क्लास से बच्चा पढ़ेगा, 12वीं तक जाएगा, 12वीं तक उसका माँ बाप भूखा रहेगा, बच्चे को खिलाएगा क्या? रोजगार तो आज चाहिए, आज की आवश्यकता है। आप पढ़ाओगे, हॉस्पिटल में आपने बना दिए, हॉस्पिटल में क्या आप ये चाहते हो कि आदमी भूखा मरे और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो? क्या चाहते हो आप? बंद पड़ी फैक्ट्रियों को भी खुलवाने का प्रयास माननीय सुभाष गर्ग साहब ने प्रयास करना अलग बात है और काम होना अलग बात है। प्रयास नहीं हुआ कोई भी। कौन सी इंडस्ट्रीज खुलवा दी, जरा एक बार बताओ तो सही भाई। औद्योगिक घरानों, एक इंडस्ट्रीज का नाम पूछना चाह रहा हूं, और जनता चाह रही है। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से भी सुभाष गर्ग साहब ने इस दिशा में संपर्क किया है, लेकिन चूंकि भरतपुर की जो आधारभूत जो संरचना है वो कहीं ना कहीं इसमें आड़े आती रही है, लेकिन प्रयास अब भी जारी है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, भरतपुर एनसीआर में आया था, एनजीटी के नियम लागू हुए थे, टीटीजेड के नियम लागू हुए थे। रतन सिंह जी थे जो उस समय सांसद थे, उनके कार्यकाल में ये गहलोत सरकार के कार्यकाल में ये यहाँ हुआ था, ये यहाँ आया था ये मामला, ये एनसीआर में आया था भरतपुर। उसकी वजह से विकास ठप हो गया। उसके बाद आपकी सरकार आई थी, आपने भी कोई ऐसे काम नहीं किए कि यहाँ कोई ऐसी इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज बनाई हो, ऐसी इंडस्ट्रीज लगवाई हो जो इको फ्रेंडली हो, देखिए मैं आपको मैं निवेदन करूं, आपने भी तो वही काम किया है जो कांग्रेस ने किया। नहीं, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिमको वैगन फैक्ट्री जो मृत प्राय हो गई और जो बंद हो गई थी, आपको ध्यान होगा जब डॉक्टर दिगंबर सिंह जी यहाँ मंत्री थे 2004 में, हाँ टीटागढ़ बना दी थी, तो जब टीटागढ़ वैगन फैक्ट्री के नाम से अभी कुछ लोगों तो उस समय ये फैक्ट्री ने स्पीड पकड़ी और इसमें उत्पादन चालू हुआ, या इंजन बनने लगे, बहुत सारा काम उस समय हुआ। और मैं आपको निश्चित रूप से ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी बहुत इच्छा थी और भी यहाँ कई इंडस्ट्री लगती, लेकिन सरकार जाने पर वो सारे विकास के काम रुक गए। लेकिन मैं आप अपने मित्र से ही पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी ने बड़े बड़े वायदे किए थे कि यहाँ पर शिक्षा का हब बनाएंगे, उसके कारण से रोजगार मिलता, ना वो शिक्षा का हब बन पाया। यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन टूरिज्म को की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से भरतपुर में कम से कम अगर टूरिस्ट आता तो निश्चित रूप से भरतपुर की जनता को टूरिस्ट सर्किट की बात हो गई थी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये गोल्डन ट्रायंगल पर है और इतना टूरिस्ट जाता है दिल्ली, आगरा, जयपुर, कि अगर इसको टूरिस्ट सर्किट बना दिया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार के साधन भयंकर साधन हो जाते हैं। कोई काम नहीं हुआ। चलो इसमें अकेले डॉक्टर सुभाष गर्ग का वो काम नहीं था, ये पूरे सब विधायकों का काम था, लेकिन सब विधायकों ने भी उसमें उदासीनता दिखाई है और उसी का परिणाम भी है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए हकीकत तो यह है, जनता भी जानती है, आप भी दोनों जानते हो, अपनी पार्टी की तरफ से आप कितने भी पक्ष रखो, लेकिन आप जानते हो कि ना तो आपके किसी नेता में इच्छा शक्ति रही यहाँ के विकास कराने की, और ना ही इनके किसी नेता में इच्छा शक्ति रही। भले ही डॉक्टर सुभाष गर्ग की ये कहते हैं, आप बड़ा हृदय दिखाइए ना इस बार। सुभाष गर्ग जी का सपना था कि मेरे को थोड़ा सा कम मेरा जो सपना था वो सपना पूरा नहीं हो पाया, मुझे टाइम कम मिला। सुनिए, आपके ही डॉक्टर दिगंबर सिंह जी की पढ़ाई करवाई जा रही है, डॉक्टर सुभाष गर्ग के यहाँ से ही उनके ही वो आते हैं, तो उन्होंने सच कहा है भाई, है ना, उनकी दिल की बात जवान पर आनी चाहिए। उनको एक बार और मौका दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसा है कि हम तो मिलेगा, अरे नहीं सुनिए आप, मिलेगा, मैं ये ना भी दे मौका तो जनता देगी हमें मौका, और हम आपको जनता ने तो इस बार मन बना लिया है, बकाया रहेगा जिनके राज में युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ है, जिनके सपने टूट गए, कांग्रेस के विधायक, जिनकी शादियां टूट गई, पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बीजेपी वाले तो आरोप लगाते आए हैं, आरोप लगाते रह जाएंगे। और मैं आपको निवेदन करूं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं अपने मित्र को चुनौती देना चाहता हूं, इसी संघर्ष को हम यही समाप्त करते हैं। और मैं मुझे मालूम है, ये मालूम है मुझे, जनता सब जानती है, जनता को सब पता है। सुभाष गर्ग जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि जनता माई बाप होती है। ये जनता माई बाप कब बनी, इस पर भी आप विचार करना। ये माई बाप 5 साल तक रही, या अब ये आचार संहिता लागू हुई उसके बाद बनी माई बाप, ये भी आप देखना।
बीजेपी वालों ने क्या किया इसका भी ध्यान रखना, कांग्रेस ने क्या किया इसका भी ध्यान रखना। चुनना आपको ही है, वोट आपका ही काम करेगा। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है ना, तो आपको ही वोट देना है और ढंग के आदमी को वोट देना है। ऐसा आदमी चुनना है जो केवल वादे ना करे, हकीकत पे धरातल पर काम करे, ऐसे आदमी को चुनना है। इसलिए आप वोट दीजिएगा, उत्सव मनाइएगा। इसका 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, उत्सव मनाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो भी वार्ता हुई है, मैं दोनों अपने साथियों का धन्यवाद अदा करता हूं। दोनों साथियों को धन्यवाद है कि आप इस डिबेट में पधारे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोनों ही मजे हुए कार्यकर्ता थे। वो बीजेपी के मजे हुए कार्यकर्ता थे, ये कांग्रेस के मजे हुए कार्यकर्ता थे। जो भी क्वेश्चन इनसे पुटअप किए गए, कहीं सीधा उत्तर दिया नहीं, क्योंकि दोनों ही के पैर के नीचे से जमीन खिसकती दिखाई दी। वो इसलिए दिखाई दी कि अगर धरातल पर काम होता, ठोस काम होता, तो निश्चित रूप से पैर जमे रहते, लेकिन ठोस काम नहीं हुआ। इसलिए गौर आपको करना है, वोट आपको देना है। जरूरी नहीं है कि आप किसी लोभ में या किसी, हो सकता है आपको लोभ दिया जाए, लोभ में मत आना। अपने बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, भरतपुर के विकास के लिए वोट देना। नमस्कार। धन्यवाद। भरतपुर की जो जनता इस संवाद को देख रही है उन सबको प्रणाम, और चैनल के हमारे माननीय भट्ट साहब को भी, बबलू जी को भी, भाई योगेश जी को भी थैंक यू। एक अपील करना चाहता हूँ। वो पहले बताए।